हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर। जी। हमको भी पाला था माँ बाप ने दुख सह सह कर। जो केंद्रीय अनाथालय है, सिख यतीम खाना अमृतसर पुतली घर में है। जी। सर्दियों के दिन है जी। और किताब में पिस्तौल एक वकील की मुद्रा बनाकर वो पहले एक बुत लगता है जिसमें वो पगड़ीदारी बनाया गया, हाथ में पिस्तौल है। में क्या होता है छाबड़ा जी, जब कोई आदमी महान बन जाता है, ठीक है, वो कंबोज बिरादरी में पैदा हुआ, उसकी जो सब कास्ट थी, गोत्र जो था उसका वो जम्मू था। जी। एक अनाथालय में, यतीम खाने में जी। एक गांव का जो गुरुद्वारे का भाई है वो ले जाता है। तो जी। तब वहां बरादरी कहाँ थी, रिश्तेदार कहाँ थे। बिल्कुल। अब वो बुत बनाना था जी। और यहाँ का बुत देखोगे उसकी तस्वीर नहीं मिलती, वो तस्वीर उन एमएलए की। ठीक है, मेरी फोटो लगाकर बुत बना दो, उस कहीं पे हैट वाला है, कहीं पे पगड़ी वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र छाबड़ा। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज पॉडकास्ट। सिटी न्यूज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर हमारे साथ हमारे रानिया के जाने पहचाने डॉक्टर गुरप्रीत सिंधरा जी हमारे साथ हैं। पीछे जैसे भी हमने 3 एपिसोड इनके साथ साझा किए, शहीद भगत सिंह को लेकर, शहीद भगत सिंह के जीवन को लेकर, उनके जीवन में आए उतार चढ़ाव को लेकर और हमारे समाज की जो भगत सिंह को लेकर, गांधी परिवार को लेकर सोच के बारे में हमने 3 एपिसोड पहले डॉक्टर साहब से चर्चा की। जैसा कि आज शहीद उधम सिंह का शहीदी दिवस है, पूरे देश में बड़े जोश और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हरियाणा सरकार भी इस शहीदी दिवस को जिला लेवल पर, जिला स्तर पर जगह जगह जो मना रही है, कार्यक्रम कर रही है। उसी के चलते आज डॉक्टर सिंधरा जी से तमाम वो चर्चा करेंगे शहीद उधम सिंह के जीवन के बारे में, शहीद उधम सिंह के शहीदी के जो सफ़र के बारे में, किस तरह का उनका जो शहीदी तक का सफ़र रहा। क्योंकि आपको बता दूं, डॉक्टर सिंधरा जी ने इतिहास को बहुत ही गहरा जाकर पढ़ा है और देखा है, और आज भी इस उम्र के पड़ाव में भी लगातार कुछ ना कुछ नया ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं इतिहास के अंदर से। आज तमाम चर्चा करेंगे, तमाम जानकारी लेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर। जी। हमको भी पाला था माँ बाप ने दुख सह सह कर। वक्ते रुखसत उन्हें इतना भी न आए कहकर, गोद में गिरे आंसू जो तुम्हारे बह बह कर। तिफल उनको समझ लेना दिल के बहलाने को। हमने जब वादिये गुर्बत में कदम रखा था, दूर तक यादें वतन आई थी समझाने को। छाबड़ा जी, जी। ਇਹ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਜਿਹੜੇ समुद्रों पार जाके दूर तक यादें वतन आई थी समझाने को। जी बिल्कुल। और ये जो आज हम 50वीं बरसी मना रहे हैं, आज से 85 वर्ष पहले जी ये शहीद उधम सिंह, जिसका बचपन का नाम शेर सिंह था, और जब वो यतीम खाने अमृतसर में उसको माँ बाप की डेथ के बाद दाखिल करा दिया गया, जी, बड़े बड़े वहाँ अनाथ आश्रम में जी, तो वहाँ उनका नाम उधम सिंह रख दिया गया जी। और वो उधम सिंह जो है वो कैसे अपने जीवन के पड़ाव में कभी माइकल बनता है, कभी वो बावा बनता है जी, और आखिर में वो मोहम्मद सिंह आजाद बनकर जी एक ऐसा कारनामा कर जाता है जी, जिसके कारण
आज हम उसको याद कर रहे हैं। बिल्कुल। और जैसे हालातों में हमारा अब हिंदुस्तान दोबारा गुजर रहा है, जी हर तरफ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जी लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। तो ऐसे हालातों में ऊधम सिंह का जो है, उसका जो हम कह सकते हैं कि उसकी महानता और भी प्रासंगिक हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब वो पला बढ़ा जी और जब उसको राजनीति की समझ पड़ी, तो उसे ये समझ लगी कि ये जो बस्तीवादी गोरे लोग हैं, बरतानिया के लोग हैं, जी मुट्ठी भर हैं, जी लेकिन हमारे देश के ऊपर राज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और इसी तरह से वर्णों का बखेड़ा खड़ा करके जी हमें बांटकर आपस में लड़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए 85 साल पहले जब कहीं भी दुनिया में अभी प्रगतिशील विचारधारा का जन्म भी नहीं हुआ, जी क्योंकि मैं प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ा हुआ हूँ, जी तो मैं उस शहीद को इतना प्रगतिशील मानता हूँ जी कि उसने अपना नाम जो है मोहम्मद सिंह आजाद, MS आजाद के नाम के ऊपर ही उसका चलान हुआ था। जी वो तो अलग बात है कि जब उसकी तहकीकात हुई, गोरों ने जो उसके ऊपर मुकदमा चलाया, फिर हमें पता लगता है जी कि वो अपनी जिंदगी में कितने नाम बदल कर चलता, लेकिन आखिर में तो आज के युग में उस शहीद को याद करने की और भी बहुत बड़ी जरूरत है, खासतौर पर नई पीढ़ी को, जी नौजवानों को, जिनको हम बांटना वाले लगे हुए हैं, उनको बिल्कुल बिल्कुल। एकजुट करने के लिए ये शहीद जो है जी हमारे सामने एक नायक है, जी एक हमारे सामने रोल मॉडल है। जैसे भगत सिंह जी को हम क्रांति का, रेवोल्यूशन का नारा लगाने वाला और बहुत ही दूरगामी, एक बिल्कुल बिल्कुल। संवेदनशील और पढ़ा लिखा नौजवान कहते हैं। जी ये ऊधम सिंह जो है, उसके बारे में, वो 26 दिसंबर 1899 में जी सरदार टैल सिंह के घर पैदा हुआ। जी टैल सिंह उस समय, ये जो सुनाम कस्बा है पंजाब में, बिल्कुल। पटियाला से बठिंडा की सड़क के ऊपर जी लिखी, और वहाँ बहुत ही मशहूर है जी जी सुनाम। वहाँ के पास उपली गांव के रेलवे फाटक के ऊपर वो नौकरी करते थे। जी दो भाई थे, तो लेकिन छोटी उम्र में पहले माता का देहांत हो गया, फिर पिता का देहांत हो गया। तो जो शरीका था, जो उनके आस पड़ोस वाले थे, जी तो उसी गांव के एक थे ज्ञानी चंचल सिंह। जी वो जो केंद्रीय अनाथालय है, हम्म। सिख अ, यतीम खाना अमृतसर पुतली घर में है, जी वहाँ उनको छोड़ आते हैं। जी और वहाँ 7 साल की उम्र थी जब उनको छोड़ कर आए, और वहाँ पे फिर क्योंकि वो सिख यतीम खाना था, तो वहाँ उनको अमृत छिकाकर उनका नामकरण बदलकर शेर सिंह से ऊधम सिंह रख दिया गया। जी वहां पर रहते हुए उन्होंने कारपेंटरी, जी ये जो लकड़ी का बनाने का, मशीनों का काम सीखा, और वो अपने समय के, उस समय के जी 1917 में वो 10वीं पास हो जाते हैं। जी और 10वीं पास होने के बाद वहाँ नियम था कि भी अब अपना कमा कर लाओगे, और ये यहाँ जो और बच्चे रह रहे हैं उनकी देखभाल जी करोगे। जी तो ऐसे हालातों में वो जो है घर घर कारपेंटर। जाकर जी अपने उस अनाथालय के लिए लोगों से लेकर भी आते हैं, चंदा जी लेकर आते हैं। जी तो ऐसे हालातों में उनका, जो मेरी खोज है, जी जो प्रोफेसर एक है सिकंदर सिंह जी, जी उन्होंने तो बहुत
गहन इसके ऊपर, जैसे मैंने भगत सिंह के ऊपर किया उन्होंने जी ऊधम सिंह से, तो वो ऊधम सिंह ऐसे घूमे थे तो वहां 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन जी लोगों का, ये जो उस समय रॉलेट एक्ट आया था, गांधी जी ने कहा था कि सारी देश में हड़तालें हुई, सारा कुछ हुई। जी 9 अप्रैल को रामनवमी थी वहां अमृतसर में, जी तो वहां सभी हिंदू सिख और मुसलमानों ने मिलकर जी वो रामनवमी मनाई, लेकिन हम्म जो शरारती अनसर थे जी उन्होंने उस भीड़ में दंगा फसाद कराने के लिए कुछ जी ऐसी शरारतें की कि जिससे दंगे भड़के और पुलिस को मौका मिल गया गोली बिल्कुल चलाने का, बिल्कुल लाठीचार्ज करने का, जी और उसमें काफी लोग जो है आहत होते हैं, जी जख्मी होते हैं, और ये उन लोगों को उठाकर भी लाते हैं। जी और वो जो, तो कांग्रेस ने कॉल दी थी एक, हम्म कि सारे हिंदुस्तान में हम रॉलर एक्ट के खिलाफ मुजाहरा करेंगे, तो वहां जी जलियांवाले बाग में 13 अप्रैल 1919 को जी एक बहुत बड़ा जन सभा रखी गई ताकि सरकार के खिलाफ बोला जाए। जी लेकिन दूसरी तरफ वो जो बरतानवी हुकूमत है, जी जो उस समय का गवर्नर हम्म माइकल ओडवायर था, जी उसने उस मीटिंग को कुचलने के लिए जलंधर से एक स्पेशल रेजिमेंट जी मंगवाई, जिसका जो इंचार्ज था, हम्म जिसको आमतौर पर हम जनरल डायर कहते हैं, उसका पूरा नाम था जनरल रेगुनाल्ड एडवर्ड डायर। जी वो ये सभी आयरिश थे। जी तो वो अपनी टुकड़ी लेकर आता है और जलियांवाले बाग और बाकी जगह की नाकाबंदी करते हैं जी कि हमने इकट्ठ नहीं होने देना। जी तो जो गुप्त फाइलें हैं गोरों की, जी उनमें एक हंसराज का नाम आता है। जी वो जो दोनों तरफ काम करता है, एक तरफ वो सरकार का सूर्या भी है, हम्म और एक तरफ वो उस समय के क्रांतिकारी और जितने भी ये जो नौजवान इनकलाबी हैं जी उनमें वो घुसपैठ करता है, उनको गरम गरम बातें सुनाकर गुमराह हम्म करता है। तो जी वो हंसराज की ड्यूटी ये लगाई गई थी कि आपने ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जाए हम्म ताकि वहां जो, एक तरफ तो सरकार ने पाबंदी लगाई है, बिल्कुल दूसरी अगर पाबंदी के कारण वहां लोग नहीं जा पाएंगे, जी और बहुत तंग गली थी वो जलियांवाले बाग की जहाँ से अंदर जाया जाता है, बिल्कुल तो बिल्कुल दरबार साहब के पास था अमृतसर गोल्डन जी टेम्पल जिसे हम कहते हैं, जी उसके बिल्कुल पास था। तो वो वहां पे उस कॉर्नर के ऊपर उसने ये यतीम खाने के बच्चों को ऊधम सिंह के नेतृत्व में जी वहां उनको कहा कि आप आए और यहाँ शिविर लगाएं, जी और जितने लोग भी इकट्ठे होंगे वो आप वहाँ उनको प्रेरणा देकर वहां बाग के अंदर भेजना है। जी तो ये जो मैं घटना बता रहा हूँ ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ी बात आती जहां से ये शहीद ऊधम सिंह जो ऊधम सिंह बनता है और जी हमारा नायक बनता है, बिल्कुल इसलिए ये थोड़ी सी नई बात है जो मैं जी बताना चाहता हूँ। जी तो वहां इकट्ठ हुआ, हजारों हजार के करीब जी बिल्कुल जो है लोग इकट्ठे हो गए छोटे से उस हम्म जलियांवाले बाग में, और वहां गोली चलती है। जी और शाम के 5 बजे लगभग 480 के 80 84 के करीब तो लोग जो है उनकी लाशें तो वो जो वहाँ कुआं है उसमें गिरकर ही जी मरती हैं, बहुत से लोग मरते हैं, और वो ऐसी खूनी वैसाखी बन जाती है। जी तो इस घटना का ऊधम सिंह के ऊपर ये असर होता है बिल्कुल कि मैं भी कहीं ना कहीं दोषी हूँ, जी क्योंकि उन हजार लोगों में जितने लोग अंदर गए हैं, बहुत से लोगों को हमने भी प्रेरणा देकर उस भी वहां जाओ हम्म तो भेजा है। बिल्कुल तो मेरा भी, लेकिन उसके मन में ये आया कि मेरे से ये गुनाह कराने वाला कौन है। तो वो जब ये घटना घट जाती है
क्षमा बीत जाता है तो वो ढूंढता ढूंढता एक दिन वही हंसराज को फिर मिलता है। जी तो वो उसको मारने के लिए हाथापाई होती है, गला दबाता है। तो हंसराज कहता है जी मेरा कोई कसूर नहीं है, जी मैंने भी तेरी तरह शिकार बना हूं, लेकिन मुझे आर्डर जो दिया गया है वो सरकार के इस 2 अफसरों की तरफ से दिया गया है। जी तो वो 2 अफसर जो जनरल डायर जी और सर माइकल डॉयर जो पंजाब का गवर्नर था, जी ये दोनों की तस्वीर उधम सिंह के दिमाग में कि ये असल दोषी हैं जिन्होंने इतना नरसंहार किया है। जी तो अब वहीं से एक उनके मन में धारणा बन गई कि मैंने इस वेश्या का बदला लेना है। और वहीं से उसको लगा कि यहाँ अब हिंदू भी मरे हैं, सिख मरे हैं, मुसलमान भी मरे हैं और सभी का खून एक धार में बह रहा है जी और कैसे पहचाना जाए ये हिंदू का है मुसलमान का है। जी तो उसके मन में ये आया कि ये शहादत जो है हमें ये भी सिखाती है जी कि इंसानों का खून एक जैसा है, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे। और उसने मन में कि भी मैं ये धार्मिक चिन्ह नहीं पहनूंगा, मैं जी अपने आप को बदलूंगा। तो वो अब हथियार इकट्ठा करना चाहता है कि हथियार मिले और मैं इन अफसरों को मारूंगा। जी तो करते करते वो अफगानिस्तान के रास्ते जी जाता है कि वहां से मैं हथियार लेकर आऊं। और वो लगभग 4-5 साल इसी तरह से नौकरी भी करता है, पैसे इकट्ठे करता है। वहाँ काबुल में और ईरान में वो रेलवे कारपेंट्री का काम करता है। तो फिर वहां से हथियार लेकर वो अमृतसर आता है। जी तब तक जो जनरल डायर है जी उसके ऊपर हंटर कमीशन बैठ जाता है और उसकी सजा उसको होती है, लेकिन वो पैरालिसिस होकर उसकी डेथ हो जाती है। जी जी बिल्कुल माइकल डोवारी जो है वो अपनी नौकरी करके रिटायर होके तो इंग्लैंड वापस चला जाता है। जी वो जो हथियार लेकर आता है वो हथियार अमृतसर में 1927 में ये पकड़ा जाता है पुलिस द्वारा और उसको 4 साल की सजा होती है 1931 तक। जी और ये जेल में है जब वहाँ भगत सिंह जी को भी ट्रांसफर किया गया है। बटुकेश्वर दातार और सभी जो लोग हैं वो लाहौर की जेल में आते हैं। जी बेशक मुलाकात नहीं होती, लेकिन ये उनसे बहुत प्रभावित होता है कि अच्छा, ये नौजवान तो दोनों एक साथ जेल में रहे। हाँ, जेल एक थी लेकिन बैरकें अलग अलग थी क्योंकि दोनों का गुनाह अलग अलग था। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे भगत सिंह के जेल में कहा जाता है कि वो करतार सिंह सराभा से प्रेरित था, इसी तरह से ये उधम सिंह जो है फिर इनकलाबी बन जाता है। जी इसको ये जो के ये बस्तीवाद और ये साम्राज्यवाद इसको खत्म करके देश को आजाद करना है। तो वो अपनी सजा भुगत कर जी तो वहाँ अमृतसर में बिल्कुल एक पेंटर की दुकान, क्योंकि बहुत अच्छा ये इंजीनियर भी है, जी पेंटर की दुकान खोलता है और अपना नाम वहां रखता है मोहम्मद सिंह आजाद, MS आजाद के नाम पे। बहुत देर तक कटरा शेर सिंह में वो इसकी दुकान चलती रही जी और मन में वही बार बार जब भी विसाखी आती थी इसको याद आती थी। जी तो फिर इसने कहा कि नहीं अब छोड़ू, मैं पैसा इकट्ठा हो गया और पैसे से इसने पासपोर्ट अपना बनाकर दोबारा नए नाम से फ्रैंक ब्राजील के नाम से इसने पासपोर्ट बना के और अफगानिस्तान ईरान से होता हुआ ये इंग्लैंड पहुंचता है। जी इंग्लैंड में ये इतना सुंदर था, 6 फुट 3 इंच का कद था, बहुत जवान था और पढ़ा लिखा था, इंग्लिश का ज्ञाता था। जी तो वहाँ ये जो हॉलीवुड स्टूडियो है जी उसमें काम किया है। पहले इसने स्पॉट बॉय के तौर पर, जी फिर लाइटमैन के तौर पर, जी और अच्छा ड्राइवर था। वहीं स्टूडियो में काम करते करते इसकी दोस्ती जो है जी वो माइकल एडवायर जो पंजाब का गवर्नर, इसको नहीं पता, लेकिन उसकी लड़की जो है वो मिस मैरी जी
वो वहाँ स्टूडियो में छोटे मोटे रोल करने के लिए आती है, तो इन दोनों में प्यार पड़ जाता है। जी तो जब इसको ये पता लगता है कि ये तो माइकल एडवायर की है, जी तो ये उसके घर में माली की नौकरी करके जी उसका धीरे धीरे फिर ड्राइवर बनता है। लेकिन बहुत बार मौका आया कि मैं माइकल एडवायर को घर में मार दूं, लेकिन इसमें आया कि ना, जैसे उसने दिन के समय भरी सभा में लोगों के सामने इतने लोगों को मारा है दुनिया के सामने, जी मैं भी अगर बदला लूंगा तो मैं इस जी तरह से लूंगा। बिल्कुल तो करते करते जी घर में, जिस घर में वहां रहता था, वहां पता लगता है कि अब 13 मार्च 1940 को जी एक वहां इंडियन एसोसिएशन की तरफ से पब्लिक मीटिंग हो रही है हॉल में, कॉक्सटन हॉल में, जी जहां पे ये माइकल एडवायर को ऑनर किया जाएगा। जी तो इसके पास वो कार्ड आ जाता है, वो क्योंकि लड़की इसकी दोस्त है, ये आप उसको, जो माइकल एडवायर की बेटी है, उसको कह देता है कि अब मैं तेरे से नहीं मिल सकता, मैं अब जा रहा हूँ जी और शायद दोबारा ना मिल पाऊँ, मैं कहीं और काम करने जा रहा हूँ। जी तो फिर ये वहां से आकर शेफरवुड गुरुद्वारे में हम्म पनाह लेता है। वहां अपने देशवासियों, दो चार मिस्टर जॉल हैं, जी उनके साथ ये रास्ता तैयार करके जी तो अपनी तैयारी करता है। 13 मार्च के दिन बकायदा एक गोरा बनकर, हम्म हैड लगाकर, चेस्टर लंबा डालकर, जी सर्दियों के दिन है, जी और किताब में पिस्तौल, एक वकील की मुद्रा बनाकर वो जाता है। और वहाँ जो, जब वो माइकल एडवायर जी स्टेज के ऊपर बोलने के लिए खड़ा होता है और वो कहता है कि मैंने जी जलियांवाले बाग में जिस तरह से कुत्तों को हम्म खत्म किया जाता है, मैंने ऑर्डर दिया और जनरल डायर ने ऐसे किया। वो जो जी शब्द बोल, जब अपमानित कर रहा था भारत की अनक को, भारत के लोगों को, जी तो इसने 6 गोली चलाई हैं। 6 गोली, 2 गोली तो लगी है माइकल एडवायर के, क्योंकि जैसे पहली गोली लगी उसकी बाजू के ऊपर, वो थोड़ा सा पीछे होकर जी गिर गया भागता है, तो पीठ में गोली लगती है। जी एक लॉर्ड जेटलिन है जिसके ऊपर लगती है, और 2 और हैं जिनको फट्टड़ होते हैं वहां, जी और ये वहां से भागता नहीं, जी और अपना पिस्तौल जो है, पुलिस वाले आते हैं उनको दे देता है और कहता है कि आई हैव फिनिश्ड माय ड्यूटी, जी मैंने जो 21 साल पहले अपने मन में अहद किया था वो मैंने अपना पूरा कर लिया है, हम्म इसलिए अब मुझे, आप अभी भी फांसी मारना चाहो तो कोई बात नहीं। जी तो 13 मार्च को इसको कैद किया जाता है, इसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, जी और जो जूरी है जी वो 31 जुलाई 1940 को जी इसको फांसी देने का हुक्म सुनाती है। जी और आज के दिन ही पेंटन विले जेल जो है लंदन में, जी वहां इसको फांसी दे दी गई। जी तो इससे अंतिम इच्छा पूछी गई, तो वो बिल्कुल कहने लगा, मेरी आखिरी इच्छा जे पुछनी जे, हम्म ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਲਮੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੱਖ ਦੇਣਾ, हम्म मेरे सोने पंजाब का खिच नक्शा मेरी मोए की छाती ते रख देना। जी ये शायर था और गीत गाता था बहुत जी बढ़िया। और छाबड़ा ये हीर वारिस शाह हमेशा ही अपने साथ रखता था। जी इसने वहां लंदन में साल 1.5 साल में जितने भी क्लबों में और दोस्तों से महफिल, तो इसका नाम बाबा डाल दिया गया था। ये फकीरों की तरह रहता था, पता ना जी लगे कि भी क्या है। और हीर बिल्कुल बहुत अच्छी गाता था। जी आखिरले दिन भी इसने जो है वो हीर ही के साथ जो है, हीर वारिस शाह के साथ वो बातें करता है, जी पढ़ता है। तो वो जो इसकी आखिरी इच्छा थी, वतनों बहुत दूर हुई है, जी तो इस शहीद को फिर लगभग 33 साल बाद जी 1973 में, जी 1973 में, हम्म जो पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह थे, जी उन्होंने
भारत सरकार के साथ मिलकर होम मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री से मिलकर जी लंदन की वहाँ जो पेंटनवेल जेल का कब्रिस्तान है वहां से इसकी अस्थि पिंजर जी अपने देश में मंगाए और सुनाम में उनका अंतिम संस्कार करके उस शहीद की उस इच्छा को कि मेरे पंजाब वो वतनों पार जाकर ये बातें की, जी तो वो उसको नमन किया गया उसकी याद में। यहाँ उससे पहले उधम सिंह को यहाँ नहीं जाना जाता था, कविताओं में थोड़ा बहुत जिक्र आता था या जी कुछ इनकलाबी जानते थे। जी लेकिन उसके बाद जब वो सुनाम में बुत लगता है बिल्कुल तो वो बुत में भी जी देखिए, चाहे इतनी एक तरफ ये बहुत बड़ी बात की गई कि उसको अपने वतन में, लेकिन साथ में जी जिस बात के लिए वो अपना नाम मोहम्मद सिंह आजाद रखता है कि सभी ये धर्म मेरे लिए धर्म नहीं है, मैं सभी धर्मों को मानता हूँ, सभी धर्म मेरे लिए बराबर है। जी एक तो उसके नाम के साथ राम भी लगा दिया गया, जी और अब कहीं भी आप पढ़ोगे लिटरेचर में उसका नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद के तौर पर। अच्छी बात है, जिस भी लेखक ने जिस भी इतिहासकार ने बिल्कुल उसके साथ राम भी लगा दिया, जी राम हो, मोहम्मद हो, सिंह हो और साथ में आजाद, चलो जी तीनों धर्म आ गए। क्योंकि जब वो उधम सिंह था वहां उस जी समय हिंदू और सिखों में कोई अंतर नहीं था, जी ये दोनों को एक मानते थे गोरे, जी इसलिए उसने अपना नाम मोहम्मद सिंह रखा, चलो राम सिंह मोहम्मद। बिल्कुल लेकिन दुख से कहना पड़ता है कि उसने तो अपने सारे धर्मों को अपने अंदर समेट कर सभी चेन खत्म कर दी। बिल्कुल 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 लेकिन जी अब नई राजनीति हमारे हिंदुस्तान में शुरू होती है बिल्कुल कि उसके पहले एक बुत लगता है जिसमें वो पगड़ीदारी बनाया गया, हाथ में पिस्तौल है। जी तो कुछ देर बाद वहां डिमांड की जाती है 1 साल के बाद जी कि नहीं जी, इसका ये रूप तो नहीं था। हम्म जो तस्वीरें मिली हैं वहां से, जो जब इसको पकड़ा गया है जी तो ये क्लीन शेवन है, जी बेशक पगड़ी बांधी हुई है लेकिन क्लीन शेवन है। हाँ जी तो वहां फिर एक उसका हिंदू स्वरूप जी बुत लगा दिया, हम्म और इसके ऊपर मेरे पिताजी ने नाटक लिखा था जी राम मोहम्मद सिंह आजाद। उसमें वो बुत जो है ना वो सुरजीत होकर लोगों को यही कहता है जी कि आप इन राजनीतिक लोगों को, हमारे देश के दुश्मनों से जो अभी भी गोरों के रूप में कहीं ना कहीं हमारे ऊपर राज करना चाहते हैं, जी उनकी चालों को समझो और धर्म के नाम के ऊपर, जाति के नाम के ऊपर एक दूसरे के साथ दंगा फसाद मत करो। जी ये उस शहीद का मैसेज था। बिल्कुल वो मैसेज मैं अपने आप के द्वारा, जी बिल्कुल ये सिटी न्यूज के द्वारा आज आपके दर्शकों को, सुनने वालों को कहूंगा कि नौजवान जो है ऐसी चाल में मत फंसे। हम हिंदुस्तानी सबसे पहले हैं, इंसान हैं सबसे पहले, जी और एक प्रगतिशील विचारधारा को लेकर आए सामने, जी ताकि हम भी उधम सिंह के पत्तनों पर उसकी शिक्षा के ऊपर चल सके। हाँ डॉक्टर साहब, जैसा कि आज के युवा है कहीं ना कहीं जातियों में बांट दिया भगत सिंह को, जो जट सिख कह दें उन्होंने अपना लिया, और उधम सिंह को सिर्फ और सिर्फ कंबोज परिवार जो है, कंबोज समुदाय ही अपना मानता है। क्या लगता है शहीद किसी एक समुदाय के होकर रह गए? असल में क्या होता है छाबड़ा जी, जब कोई आदमी महान बन जाता है, जी अभी मेरे बारे में कोई नहीं जानता, अगर मान लीजिए मैं कोई ऐसा कारनामा कर दूं जी कि मेरी मशहूरी हो जाए, जी तो फिर मेरे साथ हर गली वाला, हर मोहल्ले वाला अपनी जान पहचान निकालने की कोशिश करता है। जी तो अब आपने कहा ठीक है, वो कंबोज बिरादरी में पैदा हुआ, उसकी जो सब कास्ट थी, गोत्र जो था उसका वो जम्मू था, जी और कंबोज बिरादरी में 52 से ऊपर गोत्र हैं, तो जी उनमें से एक था। लेकिन उस आदमी को 2 साल का वो है, 5 साल का बड़ा भाई है, जी और उनको वहां एक अनाथालय में, यतीम खाने में, जी एक गांव का जो गुरुद्वारे का भाई है वो ले जाता है। तो जी तब वहां बरादरी कहाँ थी, रिश्तेदार कहाँ थे, बिल्कुल हमें बिल्कुल ये भी सोचना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन जब वो महान बन गया, जी जैसे मैंने बताया कि 73 में पहले उसका सिख, फिर जी हिंदू, फिर धीरे धीरे उसके और
ना परिवार को ढूंढना शुरू किया, कोई उसका बहन सामने नजर आ गई, कोई रिश्तेदार आ गया। जी तो इसी तरह से बरादरी वाले जो, अब बरादरी में, वो बरादरी में भी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ सरसा में भी दो तरह के बुत लगे हुए हैं। जी बिल्कुल। वो जो यहाँ चौधरी अ, हजारा राम के हयात राम, कुछ ऐसा नाम था, एमएलए थे। जी जी अब वो बुत बनाना था, जी और यहाँ का बुत देखोगे उसकी तस्वीर नहीं मिलती, वो तस्वीर उन एमएलए की। ठीक है, मेरी फोटो लगाकर बुत बना दो, उसके ऊपर उधम सिंह ना। तो इस तरह से भगत सिंह को, भगत सिंह तो पगड़ी बांध रहा है, जब वो कॉलेज में पढ़ता है, 9th क्लास में, 10th क्लास में पगड़ी बांधता है। जी और वो अपनी पहचान छिपाने के लिए या बड़ा काम करने के लिए, वो तो 1928 में अपने बाल भी कटा देता है। जी बाल कटाने के बाद जब वो सैंडर्स का कत्ल करता है, तो वो एक हैट पहनकर, जी घोड़ा बनकर लाहौर से निकलता है, जी असेंबली में बम मारता है, वो एक यूरोपियन बनकर, बकायदा एक खाकी पैंट और कमीज पहनकर, और उसी को जी डिफेंड करके। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे भगत सिंह को, कभी वो कुछ हकीकत में ये जो जितने इनकलाबी थे, जी इनका कोई धर्म नहीं था, इनका धर्म एक ही था, मातृभूमि और लोगों को आजाद करना, लोगों के हकों के लिए लड़ना, लोगों को जागृत करना। जी बिल्कुल। लेकिन जो लोग नहीं चाहते कि लोग जागृत हों या इन लोगों को, तो वो हमारे शहीदों के साथ ऐसे अलंकार जोड़ देते हैं। जी हैं बिल्कुल। कहीं पे अब भगत सिंह का अ, झंडा जो है, वो तिरंगा झंडा हमारे रानिया चौक में लगा दिया गया, जबकि तब तिरंगा झंडा 1931 में है ही नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस का झंडा भी नहीं था वो, लेकिन जी वो बुत लगा दिया। जी कहीं पे हैट वाला है, कहीं पे पगड़ी वाला है। बिल्कुल। यही सब उसके पीछे वो है जहां से हमने शहीदों ने हमें निकालने की कोशिश की। जी जैसे गुरु नानक जी ने हमें पखंडवाद से, हमें धर्मों से, पूजा, ऐसे लोगों से बचाने के लिए हमें शिक्षा दी, लेकर जी उनको, जो शरारती लोग होते हैं जिनका हित इसमें है, वो बांटते हैं। ये चलता रहा है, चलता रहेगा, जब तक नौजवान पीढ़ी इस चीज को नहीं समझती। जी मैं ये समझता हूँ, नौजवानों को ये समझना चाहिए कि शहीद का कोई धर्म नहीं है, शहीद का एक ही उद्देश्य है कि मेरा भारत, मेरा हिंदुस्तान जो है वो खुशहाल हो। जी उनके शहीदों का सपना हम पूरा करें कि यहाँ पे किसी की रोटी रोजी ना छीनी जाए, सभी को जीने का हक मिले। जी ये आज के दिन सबसे अच्छी श्रद्धांजलि मैं बिल्कुल। समझता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को। हाँ, उम्मीद है पसंद आएगी। आगे भी इस तरह समय समय पर आपके साथ चर्चा करते रहेंगे इन मुद्दों पर। सो बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी।